अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम यूपी SSSC लेखपाल और जेई के कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 02 पर बात करने वाले हैं, जिसका विषय है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्लाइड 1 में एक बहुत ही शानदार कोट लिखा है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है, वे साथी जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है या रिविजन करना चाहते हैं, इस एक क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पूरा चैप्टर कवर होगा। क्या बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्लाइड 2 पर चलते हैं, जो हमारी नींव है। इसमें शुरुआती प्रयास और IBM के इतिहास की बात की गई है। मुझे लगता है इसमें सबसे पहले वो होमवर्क वाला सवाल है। हाँ, बिल्कुल। मैं वो होमवर्क प्रश्न वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ। प्रश्न है, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास कहाँ और कौन सा था? अच्छा, ये बहुत लोग गलत कर देते हैं। सही कहा। इसका उत्तर है ABC कंप्यूटर, यानी अटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। और तथ्य ये है कि इसे 1942 में आयोवा यूनिवर्सिटी में जॉन विंसेंट अटनासॉफ और बेरी ने बनाया था। लेकिन इसमें एक कैच है। हाँ, एक नोट भी दिया है स्लाइड में कि ENIAC जो था वो 1946 में पेंसिल्वेनिया में बना था। तो इन दोनों में असल में क्या फर्क हुआ? देखो, जो ABC था ना, वो एक विश्वविद्यालय का प्रयास था। मतलब वो पूरी तरह से काम करने वाला जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। अच्छा। हाँ, जबकि ENIAC और मार्क 1 जो थे वो पूर्ण रूप से काम करने वाले व्यावसायिक या कह लो प्रैक्टिकल मशीन थे। ये तकनीकी अंतर समझना बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब इसी स्लाइड में आगे मार्क 1 कंप्यूटर के तथ्य दिए गए हैं। आविष्कारक थे इसके हार्वर्ड एकन, जिन्होंने IBM के साथ मिलकर इसे 1937 से 44 के बीच बनाया। और इसकी तकनीक क्या थी? इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज का इस्तेमाल हुआ था। इसका दूसरा नाम ASCC है, यानी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। बिल्कुल। और ये दुनिया का पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर था। हाँ, और डेटा भंडारण के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। अब जब IBM का नाम आ ही गया है तो IBM का इतिहास भी देख लेते हैं। हाँ, स्लाइड में IBM के बारे में भी काफी कुछ है। बिल्कुल। IBM की स्थापना 16 जून 1911 को न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन इसका पुराना नाम CTR था। CTR मतलब कंप्यूटिंग, टैबुलेटिंग, रिकॉर्डिंग कंपनी, है ना? एकदम सही। और फिर 1924 में इसका नाम बदलकर IBM पड़ा। मतलब ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्टार्टअप अपना नाम बदलकर पूरी दुनिया पर छाने की तैयारी कर रहा हो। हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। CTR से IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स बनना, ये दिखाता है कि उनका विजन कितना बड़ा हो चुका था। क्या बात है। अब आते हैं स्लाइड 3 और 4 पर, जहां मुख्य तकनीक और पीढ़ियों का मिलान है। चलिए MCQ 1 देखते हैं। ठीक है, बताइए क्या है प्रश्न? प्रश्न है, कंप्यूटर की पीढ़ी को उसकी मुख्य तकनीक से मिलाइए। तो उत्तर के हिसाब से फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो 1958 में जैक किल्बी ने बनाई थी, जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनी होती है, राइट? बिल्कुल। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। फिर फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन को मिलाकर VLSIC और ULSIC, माइक्रो प्रोसेसर प्लस AI का इस्तेमाल हुआ। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो IC चिप का आना है। बिल्कुल। मतलब जैक किल्बी के उस एक आविष्कार ने हार्डवेयर के आकार को इतना कम कर दिया और गति को इतना बढ़ा दिया कि पूरा इतिहास ही बदल गया। सच में। अब MCQ 2 पर आते हैं, जहां कंप्यूटर को पीढ़ी से मिलाना है। ENIAC फर्स्ट जनरेशन का है, IBM 1401 सेकंड जनरेशन, IBM 360 थर्ड जनरेशन और IBM PC फोर्थ जनरेशन। ये दो सीधा सीधा मैच हो गया। हाँ, लेकिन स्लाइड में इसका विस्तार भी है। फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से 56 तक थी, उसमें ENIAC, मार्क 1, ABC, EDSEC, EDVAC और UNIVAC आते हैं। और यहाँ याद रखने वाली एक बहुत मजेदार ट्रिक है हमारे श्रोताओं के लिए। अरे हाँ, स्लाइड की वो ट्रिक तो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें लिखा है कि अंत में AC लगे कंप्यूटर पहली पीढ़ी के होते हैं और बिना AC के चलते भी नहीं थे वो। एग्जैक्टली, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स इतनी गर्मी पैदा करते थे कि उन्हें सचमुच भारी भरकम एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी। सही बात है। बाकी पीढ़ियों के उदाहरण भी जल्दी से पढ़ देता हूं। सेकंड जनरेशन में हनीवेल 400, IBM 1401, एटलस और CDC 1604। थर्ड जनरेशन में IBM 360, 370, PDP 8 और CDC 6600। फोर्थ जनरेशन में एप्पल 1 और 2, क्रे 1, IBM PC। और फिफ्थ जनरेशन में परम 8000,
डेस्कटॉप, लैपटॉप, AI और क्वांटम कंप्यूटर। तो ये पूरा एक सफर है, कमरे के आकार से लेकर हमारी गोदी तक का। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 5 और 6 पे बढ़ते हैं, जहां अभिकथन, कारण और पीढ़ीगत विशेषताएं दी गई हैं। यहाँ MCQ 3 है, जो एक असर्शन एंड रीजन वाला सवाल है। अच्छा, ये वाले सवाल काफी ट्रिकी होते हैं। क्या है असर्शन? अभिकथन है प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, और कारण दिया है कि ये अधिक गर्मी और बिजली खपत करते थे। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका उत्तर है बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। कैसे? मतलब ये तो वही बात हुई ना कि हम कार इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो धुआं देती है। वैक्यूम ट्यूब गर्मी उत्पन्न करता था, ये तो उसकी एक कमी थी, एक ड्रॉबैक था। वो उसके प्रयोग का कारण थोड़ी था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गर्मी पैदा होना मजबूरी थी, चॉइस नहीं। है ना। अब स्लाइड में पीढ़ीगत विशेषताएं दी गई हैं, 1st से 5th पीढ़ी तक क्रमानुसार। मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ता हूं। हाँ प्लीज। 1st जनरेशन आकार में बड़ी और बिजली की खपत ज्यादा। 2nd में थोड़े छोटे और बेहतर। 3rd में गति और विश्वसनीयता बढ़ी। 4th में छोटे आकार और नेटवर्किंग। और 5th में AI, रोबोटिक्स और पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ीं, मशीनें छोटी, तेज और ज्यादा रिलायबल होती गईं। और इसी विश्वसनीयता पर हमारा MCQ 4 है। 3rd जनरेशन 2nd से अधिक विश्वसनीय थी क्योंकि ट्रांजिस्टर की जगह IC का प्रयोग हुआ। इसमें A और R दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। क्योंकि IC चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही छोटे से सिलिकॉन के टुकड़े पर डाल दिया जाता था, जिससे टूटने फूटने का डर कम हो गया। समझ गया। और MCQ 5 है 4th जनरेशन की क्षमताओं के बारे में। प्रश्न है कि चतुर्थ पीढ़ी के बारे में सही कथन क्या है? तो उत्तर B है, इन्होंने माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया। और यहाँ एक प्रोटिप दी है कि मशीन भाषा और वैक्यूम ट्यूब 1st जनरेशन के थे, और 4th पीढ़ी में SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बहुत प्रसिद्ध हुई। ये SQL वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। इसने डेटाबेस को हैंडल करना बहुत आसान बना दिया था। सही कहा। अब हम सेक्शन 4 पर आते हैं, स्लाइड 7 और 8। यहाँ प्रोग्रामिंग भाषाएं और माइक्रोप्रोसेसर के युग की बात है। भाषाओं का विकास तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है। बिल्कुल। MCQ 6 प्रोग्रामिंग भाषाओं पर ही है। इसके तीनों कथन सत्य हैं। पहला, 1st जनरेशन में मशीन भाषा यानी 0-1 का प्रयोग हुआ। हाँ। दूसरा, 2nd में असेंबली भाषा जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट आई। तीसरा, 3rd में उच्च स्तरीय भाषा जैसे फोट्रॉन और कोबॉल आई। इसके अलावा 4th में C, C++, SQL, पाइथन। और 5th जनरेशन में AI आधारित भाषाएं आई जैसे प्रोलॉग, लिस्प और जावा। इसे ना हम कंप्यूटर साइंस में एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, मतलब मशीन की भाषा से इंसान की भाषा तक का सफर। हाँ, अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो मशीन भाषा मोर्स कोड की तरह है, असेंबली भाषा शॉर्टहैंड की तरह है, और हाई लेवल भाषा तो एकदम हमारी आम बातचीत जैसी है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ीं, कंप्यूटर से बात करना उतना ही आसान होता गया। बिल्कुल। अब MCQ 7 देखते हैं। क्या 4th पीढ़ी माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित थी और ये CPU को एक ही चिप में समाहित करता है? इसका उत्तर है पूर्णतः सत्य। हाँ, माइक्रोप्रोसेसर ही वो चीज है जिसने पर्सनल कंप्यूटर को मुमकिन बनाया। और MCQ 8 तो सटीक मिलान का रिवीजन है जो हमने अभी देखा। 1st ENIAC, 2nd IBM 1401, 3rd IBM 360 और 4th IBM PC। और MCQ 9 है कि क्या 5वीं पीढ़ी यानी AI का उद्देश्य मानव जैसी सोच की नकल करना है? तो उत्तर है हाँ, ये भी सत्य है। मानव जैसी सोच मतलब मशीन खुद से सीख सके, पैटर्न पहचान सके, यही AI का कोर है। वाओ। अब आगे सेक्शन 5 है, स्लाइड 9, 10 और 11। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास और मेमोरी की वास्तविकता। OS का इवोल्यूशन तो कंप्यूटर को आम आदमी तक पहुंचाने की सबसे बड़ी चाबी है। बिल्कुल। MCQ 10, 11 और 12 इसी पर हैं। 1st जनरेशन में कोई OS नहीं था, काम मैनुअल होता था। 2nd जनरेशन में बैच OS आया, और 3rd जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग OS आए। यहाँ टाइम शेयरिंग OS को लेकर अक्सर एक गलतफहमी होती है लोगों को। हाँ, स्लाइड में एक टाइम शेयरिंग OS मिथ चेक दिया है। कथन है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम ने OS की आवश्यकता समाप्त कर दी, और तथ्य यह है कि ये बिल्कुल गलत है। एकदम गलत। OS की जरूरत कभी खत्म नहीं हुई। आज भी एंड्रॉयड और iOS का उपयोग हम करते ही हैं। टाइम शेयरिंग ने तो बस प्रोसेसर के समय को अलग अलग यूजर्स के बीच इस तरह बांटा कि सबको लगा मशीन पूरी तरह से उनके पास है।
उसने ओएस को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और स्मार्ट बनाया। सही कहा। अब मेमोरी और टाइमलाइन पर MCQ 14 और 13 है। MCQ 14 कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड के कारण प्रोसेसिंग धीमी थी, क्योंकि तब IC या RAM जैसी तकनीक नहीं थी। ये दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। सोचिए, पंच कार्ड से डेटा डालना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग। और MCQ 13 होना ट्रिकी है। थर्ड पीढ़ी में IC तकनीक आई, पर क्या माइक्रो प्रोसेसर ने ट्रांजिस्टर को प्रतिस्थापित कर सीधे थर्ड पीढ़ी की शुरुआत की? नहीं, ये गलत है। हाँ, इसका उत्तर है कि A सत्य है लेकिन R असत्य है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन की शुरुआत थी, थर्ड की नहीं। यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में फंसा देती हैं। बिल्कुल। और अब इस सेक्शन का आखिरी MCQ 15 फोर्थ जनरेशन के बारे में कथन है कि माइक्रो प्रोसेसर ने जटिल OS चलाए, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सामान्य हुआ और यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज लोकप्रिय हुए। ये सभी सत्य हैं। GUI का आना तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। हाँ, स्लाइड में की टेक अवे यही है कि कैसे फोर्थ पीढ़ी ने कंप्यूटर को वैज्ञानिकों के कमरों से निकालकर आम जनता तक डेस्कटॉप के रूप में पहुंचाया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली हो गया। एग्जैक्टली। बिना GUI के कंप्यूटर चलाना ना ऐसा था जैसे बिना स्टीयरिंग के कार चलाना। बहुत सही कहा आपने। आइकॉन्स और माउस ने जिंदगी कितनी आसान कर दी। अब हम अपने डीप डाइव के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। सेक्शन 6, स्लाइड 12, 13 और 14, संपूर्ण जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मास्टर रिवीजन। तो चलिए जल्दी से इसे रिकैप कर लेते हैं। जी। हम दोनों टेबल्स को लाइन दर लाइन रिकैप करेंगे। स्लाइड 12 में पीढ़ी, वर्ष, तकनीक, मेमोरी और गति है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम और गति थी मिली सेकेंड। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर और गति माइक्रो सेकेंड। थर्ड जनरेशन IC तकनीक, मैग्नेटिक डिस्क और गति नैनो सेकेंड। बिल्कुल। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर मेमोरी और गति पिको सेकेंड। और फिफ्थ जनरेशन AI और ULSI, ऑप्टिकल डिस्क और गति सबसे तेज यानी हाईएस्ट। ये गति का जो जंप है ना, मिली से पीको तक का, ये अकल्पनीय है। सच में यार, मतलब मिली सेकंड से पीको सेकंड तक का सफर, ये पलक झपकने से भी करोड़ों गुना तेज है। सोचकर ही दिमाग हिल जाता है। बिल्कुल। अब दूसरी टेबल भी देख लेते हैं। हाँ, स्लाइड 14, इसमें भाषा, OS और उदाहरण हैं। फर्स्ट जनरेशन मशीन भाषा, मैनुअल OS, उदाहरण ENIAC। सेकंड जनरेशन असेंबली भाषा, बैच OS, उदाहरण IBM 1401। थर्ड जनरेशन उच्च स्तरीय भाषा, टाइम शेयरिंग OS, उदाहरण IBM 360। फोर्थ जनरेशन C या SQL जैसी भाषाएं, GUI OS, उदाहरण IBM PC। और पांचवी पीढ़ी? फिफ्थ जनरेशन में प्रोलॉग, AI भाषाएं, रियल टाइम OS और उदाहरण में परम 8000 और आज के डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो ये था हमारा पूरा मास्टर रिवीजन। और अब बारी है हमारे श्रोताओं के होमवर्क की। स्लाइड 14 पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड की गति परिवर्तन किस पीढ़ी के बीच हुई? ये तो हमने अभी डिस्कस किया है। हाँ, तो आप सभी अपना स्कोर, मतलब 15 में से आपके कितने MCQ सही हुए, और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल। और कल की क्लास का प्रीव्यू भी दिया है स्लाइड में। कल का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। और आखिर में स्लाइड के अंतिम शब्द हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जाते जाते ना मैं एक सोचने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी हमारे साथियों के लिए। अरे बिल्कुल, बताइए। देखिए, अगर पांचवी पीढ़ी क्वांटम और AI के बारे में है, जहां कंप्यूटर इंसानी दिमाग की नकल कर रहे हैं, तो सोचिए कि छठी पीढ़ी क्या होगी। क्या भविष्य में कंप्यूटर खुद अपने से बेहतर कंप्यूटर डिजाइन करने लगेंगे? बाप रे, ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन जिस तेजी से तकनीक बदल रही है, ये बहुत जल्द हकीकत हो सकता है। एकदम सही बात है। तो श्रोताओं, इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।